नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए पीटी रिवीजन नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो इस प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य आपको साल 2022 यानी पिछले साल से जुड़ी जो ज़रूरी घटनाएं रही हैं उन घटनाओं को एक बार फिर से रिवाइज कराना है, ताकि आपको आपके प्रश्न पत्र में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। तो इसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर पॉलिटी की खबरों पर बात करेंगे और उसमें भी अगस्त महीने की जो जरूरी घटनाएं थीं, जो जरूरी खबरें थीं पॉलिटी के लिहाज से, उन खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी पहली खबर देखते हैं। आज की हमारी जो पहली खबर है वो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि बीते दिनों संसद की एक स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी द्वारा गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी समीक्षा की बात की गई, उस पर पुनर्विचार करने की बात की गई। समीक्षा की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये बहुत ज्यादा पुराना है और इसी वजह से अक्सर इस सिविल कोड पर ये आरोप लगते हैं कि इसमें विवाह से जुड़े जो प्रावधान है वो बहुत ज्यादा पुराने हैं और बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हैं। तो ऐसे में हमें एक समानता के खिलाफ एक चीज देखने को मिलती है। इसमें समानता के खिलाफ सिद्धांतों की बात की गई है और इसी वजह से संसद की स्थायी समिति द्वारा गोवा की इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की समीक्षा की बात की जा रही थी। अब यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को साल 1867 में पुर्तगाली नागरिक संहिता के तौर पर लागू किया गया था और आज भी ये गोवा में अपने बदले स्वरूप में लागू है। हालांकि इसमें कुछ संशोधन जरूर किए गए हैं, लेकिन अभी भी ये जो पूरा कोड है, जो पूरी संहिता है, इस संहिता को बहुत ज्यादा पुराना माना जाता है। इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों की बात करें तो गोवा के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में अलग अलग धर्मों पर अलग अलग तरह के पर्सनल लॉ लागू होते हैं। कौन कौन से पर्सनल लॉ हैं उन पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल समान नागरिक संहिता को भी समझ लेते हैं। तो समान नागरिक संहिता का मतलब होगा नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून। तो नागरिकों के लिए एक ही तरह के सिविल कानून लागू किए जाते हैं। सिविल मतलब, क्योंकि सिविल क्यों? क्योंकि भारत में जो क्रिमिनल लॉ है वो पहले ही कोडिफाइड किया जा चुका है, उसको पहले ही एक जैसा बनाया जा चुका है। लेकिन अभी भी जो सिविल कानून है, खासतौर पर जो पर्सनल मामलों से जुड़े कानून है, जैसे विवाह से जुड़े कानून, तलाक से जुड़े कानून, इन मामलों में अभी भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानूनों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग व्यक्तिगत मामलों में विवाह हो गया, तलाक हो गया, विरासत हो गया, इन पर अलग अलग कानून लगता है। तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए इन तमाम मसलों पर एक ही तरह के एक समान कानून को लागू करने की कोशिश की जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से। भारतीय संविधान में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 को देखेंगे, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, तो इस वाले अनुच्छेद में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र मिलेगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में राज्य की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रयास करे, संहिता को लागू करने का प्रयास करे। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो पूरा प्रावधान है ये डीपीएसपी का हिस्सा है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का हिस्सा है। और डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, यानी उनको कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि अब तक भारत के तमाम हिस्सों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया जा सका है। तो ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उस बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत में पहली बार इस तरह की व्यवस्था का जो जिक्र मिलता है वो तकरीबन 1840 के आसपास मिलता है, जब लेक्स लोकी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, उसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में जो क्रिमिनल लॉ थे, जो एविडेंस से रिलेटेड लॉ थे और जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ थे, जो समझौतों से रिलेटेड पूरे कानून थे, प्रावधान थे, उन प्रावधानों को कोडिफाइड किया गया था, उन प्रावधानों को एक साथ एकत्र किया गया था, उनका संकलन किया गया था 1840 में। लेकिन इसके बावजूद उस वक्त ब्रिटिश सरकार द्वारा इंटेंशनल तरीके से जो अलग अलग धर्मों के कानून थे उन कानूनों को एक कोडिफाइड करने की कोशिश नहीं की गई, उन कानूनों को एक साथ लाने की कोशिश नहीं की गई। तो ये तो 1840 की बात हुई। इसके अलावा 1941 में भारत सरकार द्वारा बी एन राव कमेटी का गठन किया गया
और इस बी एन राव कमेटी ने मुख्य तौर पर जो हिंदू लॉज थे, जिसमें महिलाओं को हिंदू लॉज को कोडिफाइड किया गया, और उन हिंदू लॉज में जो हिंदू कानून थे, उन कानूनों में महिलाओं को एक समान अधिकार दिए जाने की बात की गई। तो ये तो 1941 की बात हुई। इसके अलावा जब भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उस समय संविधान सभा के तहत एक फंडामेंटल राइट्स पे भी कमेटी बनाई गई थी, और इस फंडामेंटल राइट की कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा इस समिति की एक उप समिति भी थी। इस उप समिति का ये काम था कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार किया जाए, और इस उप समिति ने प्रमुख तौर पर अपनी सिफारिश में ये कहा था कि भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको फंडामेंटल राइट्स के दायरे में नहीं रखना चाहिए। तो ये समिति की बात हुई। इसके अलावा साल 1954 में भारत सरकार द्वारा विशेष विवाह अधिनियम को पारित किया गया था, और इस विशेष विवाह अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भारत में बिना किसी धर्म की अनुमति लिए बिना शादी करने को एक प्रचलन के तौर पर पेश करना था। यानी कि भारत में जो अंतर जातीय विवाह होते हैं, उन विवाहों को मान्यता प्रदान करना था, और विवाह को लेकर एक सेक्युलर कानून लेके आना था, एक धर्मनिरपेक्ष कानून लेके आना था। और ये जो धर्मनिरपेक्ष कानून आया, ये आया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के जरिए। इसके अलावा इस पूरे विषय को लेकर भारत में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस दिए हैं, और उन डिसीजंस की हम आगे बात करेंगे। तो ये तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हुई। अब बात करते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मौजूदा स्थिति क्या है, यानी भारत में इस पूरे विषय को लेकर मौजूदा कानून क्या कहते हैं। तो मौजूदा कानूनों की बात करें तो मौजूदा समय में भारत में अलग अलग धर्मों के जो व्यक्तिगत मामले हैं, जैसे हमने बात की कि विवाह का मामला हो गया, तलाक का मामला हो गया, विरासत का मामला हो गया, गोद लेने का मामला हो गया। तो इस तरह के जो तमाम व्यक्तिगत मामले हैं, उन मामलों को अलग अलग धर्मों के कानूनों के तहत, उनके पर्सनल लॉज के तहत प्रशासित किया जाता है, और इन्हीं कानूनों को हम पर्सनल लॉ कहते हैं। अब अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर 4 पर्सनल लॉज हैं। कौन कौन से हैं वो? तो इसमें पहला है हिंदू विवाह अधिनियम, दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसके अलावा हिंदू अवयस्कता और संरक्षता अधिनियम, इसके अलावा हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम। तो ये चारों जो अधिनियम हैं, ये मुख्य तौर पर हिंदू मान्यताओं पर आधारित हैं, और इन्हें कोडिफाइड किया गया था। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ भी मौजूद है, मुस्लिम पर्सनल कानून भी मौजूद है, जिसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम, एप्लीकेशन एक्ट। तो ये जो कानून है मुख्य तौर पर मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों को प्रशासित करता है। इसके अलावा ईसाई धर्म के लिए भी एक विवाह कानून मौजूद है। तो अलग अलग धर्मों के लिए भारत में अलग अलग कानूनों को कोडिफाइड किया गया है। इसके अलावा भारत में कुछ धर्मनिरपेक्ष कानून भी मौजूद हैं, जो कि धर्म के आधार पर काम नहीं करते। वो जो कानून है वो मुख्य तौर पर सेक्युलर मूल्यों के आधार पर काम करते हैं, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर, वैल्यूज के आधार पर काम करते हैं। इसमें पहला कानून है जिसकी हमने बात की, विशेष विवाह अधिनियम 1954, जो कि भारत में अंतर जातीय विवाह को अनुमति देता है, अंतर धार्मिक विवाह को अनुमति देता है। इसके अलावा दूसरा कानून है संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, जो कि भारत में जो कस्टोडियन है, जो कि गार्जियन है, उससे संबंधित प्रावधानों की बात करता है। तो ये तो तमाम प्रावधानों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, और इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग डिसीजंस दिए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े जो अलग अलग जो निर्णय आए हैं, उन निर्णयों पर भी बात कर लेते हैं। तो इस पूरे विषय में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो है साल 1885 का शाह बानो केस। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में स्पष्ट तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि भारत सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए, और इसी के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय एकता और समानता सुनिश्चित करने का इसे एक उपकरण के तौर पर, एक डिवाइस के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस संबंध में दूसरा केस है जॉर्डन डेंगदेह बनाम एस चोपड़ा, जो कि हमें 1885 में देखने को मिला था। और इस वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि भारत में विवाह और तलाक के लिए एक समान कानून लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी बात की थी। इसके अलावा साल 1995 का सरला मुगदल जो केस है, वो भी संबंध में बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। और इस पूरे डिसीजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में अलग अलग धर्मों के बीच जो वैचारिक मतभेद मौजूद है, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मौजूद हैं, उन मतभेदों को कम करने के लिए
हमें कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और इसको लागू करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है, उसकी वकालत की है, उसके पक्ष में बात की है। तो ये तो बात हुई हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगली खबर पर बात करते हैं। आज की हमारी जो अगली खबर है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को लेकर है। दरअसल बीते दिनों नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा एनफोर्समेंट डायरेक्टर के निदेशक के कार्यकाल को कुछ बढ़ा दिया गया था। इसके बाद सरकार के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसी वजह से ये जो पूरा डिसीजन था, ये जो पूरा मामला था, काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। अब कार्यकाल कितना बढ़ाया गया था? तो सरकार द्वारा इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया गया था नवंबर 2021 को, और इस अध्यादेश के जरिए सरकार ने निदेशक को 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिए जाने की बात की थी। तो यही कार्यकाल विस्तार किया गया था और इसी विस्तार को आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जानते हैं कि ये काम क्या करता है, इसको किस तरह से गठित किया गया था। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो इसका इतिहास जो है वो हमें आज़ादी के आसपास देखने को मिलता है। इसका गठन पहली बार 1 मई 1956 को आर्थिक मामलों का जो विभाग है, जो कि मुख्य तौर पर वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, इस विभाग के तहत प्रवर्तन इकाई नाम से इसका गठन किया गया था पहली बार। और जब इसका गठन हुआ था तो उस समय इसकी 2 ब्रांचेस थी। पहली ब्रांच बॉम्बे में थी और दूसरी ब्रांच कलकत्ता में थी, क्योंकि ये जो दोनों जगह थी उस वक्त काफी ज्यादा जो इकोनॉमिक व्यापार होता था, जो ट्रेड होता था, उसका हब हुआ करती थी। तो इसीलिए यहाँ पर 2 ब्रांचेस बनाई गई। इसके बाद साल 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। इसको अपना वर्तमान नाम प्राप्त हुआ और इसी के साथ एक नई ब्रांच भी खोली गई और ये नई ब्रांच बनाई गई मद्रास में। इसके अलावा साल 1960 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो प्रशासनिक नियंत्रण था, वो नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से निकालकर राजस्व विभाग को दे दिया गया। तो अब इसका जो नियंत्रण है वो वर्तमान समय में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के तहत आता है। तो ये राजस्व विभाग की बात हुई। इसके अलावा ये इसका काम क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर काम क्या करता है? तो इसका प्राथमिक काम है कि भारत में जो भी आर्थिक मामले हैं, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो विषय हो गया, इसके अलावा इस तरह के जो तमाम मामले हैं, उन मामलों से जुड़े जो कानून हैं, उन कानूनों को सही ढंग से लागू करना, उन कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है। कौन कौन से हैं वो कानून? तो इसके तहत एक कानून है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1974। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसे हम फेमा भी कहते हैं। इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और साथ ही भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018। तो ये जो 4 कानून हैं, तो जाहिर तौर पर इन 4 कानूनों में जो कॉमन चीज है कि ये चारों कानून कहीं ना कहीं पैसे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम इन कानूनों का सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इसके निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है, इसका जो डायरेक्टर है उसको किस तरह से नियुक्त किया जाता है, उसकी बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर के निदेशक की नियुक्ति एक विशेष समिति की सिफारिशों पर की जाती है। और ये जो विशेष समिति है, समिति की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यानी केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो सतर्कता आयुक्त हैं, वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इस पूरी समिति में गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और राजस्व विभाग के सचिव भी शामिल होते हैं। वहां के जो सेक्रेटरीज हैं उन्हें भी समिति में शामिल किया जाता है। इसके अलावा निदेशक का जो कार्यकाल है वो न्यूनतम 2 वर्ष का हो सकता है। हालांकि जो अधिनियम है उस अधिनियम में इसके अधिकतम कार्यकाल का कोई जिक्र, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये तो कार्यकाल की बात हुई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। तो हमारी जो अगली खबर है वो चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अक्सर ये जो पूरा विषय है वो चर्चा में आता रहता है, खासतौर पर पॉलिटी के लिहाज से। तो ऐसे में चुनावी बॉन्ड को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खबर इस बार चर्चा में इसलिए आई क्योंकि एसबीआई द्वारा भारत में चुनावी बॉन्ड को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए गए थे। आंकड़े बहुत दिलचस्प थे। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में साल 2018 से साल 2022 के बीच जो बॉन्ड जारी किए गए
उन बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसी वजह से ये जो पूरी खबर है ये बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है और हमारे लिए चुनावी बॉन्ड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड्स? तो चुनावी बॉन्ड्स को हम एक तरह के एक वचन पत्र के तौर पर देख सकते हैं, एक प्रॉमिसरी नोट के तौर पर देख सकते हैं। और ये जो प्रॉमिसरी नोट है इस पर करेंसी नोट की तरह ही मूल्य भी लिखा होता है। यानी जिस तरह से हमारे 100 रुपए के नोट पर मूल्य लिखा होता है, 200 के नोट पर 200 का अमाउंट लिखा होता है, तो ऐसे में ही ये जो चुनावी बॉन्ड होते हैं इन पर भी अमाउंट लिखा होता है। कितना लिखा होता है? तो ये जो चुनावी बॉन्ड है ये बॉन्ड मुख्य तौर पर 1000 के गुणक में जारी किए जाते हैं। यानी किसी बॉन्ड पर 1000 अमाउंट लिखा हो सकता है, कोई बॉन्ड 10,000 रुपए का हो सकता है, कोई बॉन्ड 1 लाख रुपए का हो सकता है, कोई 10 लाख का और कोई 1 करोड़ का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि ये जो पूरा अमाउंट है ये सारे अमाउंट 1000 के गुणक में है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल किया क्यों जाता है? तो चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल हम मुख्य तौर पर किसी कोई कोई जो संस्थान है या फिर कोई जो इंस्टीट्यूशन है, कोई संगठन है, वो चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल मुख्य तौर पर किसी राजनीतिक दल को चंदा देने के लिए, डोनेशन देने के लिए चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो चुनावी बॉन्ड की योजना है इसे भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। और भारत में एसबीआई की कुछ चुनिंदा शाखाएं हैं, खासतौर पर एसबीआई की जो नई दिल्ली में शाखा मौजूद है, यहाँ पर ही ये जो चुनावी बॉन्ड है ये उपलब्ध होते हैं। और इन चुनावी बॉन्डों को हर तिमाही के शुरुआत के 10 दिनों में खरीदा जा सकता है। तो ये तो चुनावी बॉन्डों से जुड़ी प्रमुख बातें हुई। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि चुनावी बॉन्ड केवल वही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते हैं जो कि भारत में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1900 के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा एक शर्त ये भी है कि उन्हें पिछले आम चुनावों में कुल पड़े वोटों का कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ था। तो ये 2 शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने के बाद कोई भी राजनीतिक दल भारत में चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड को लेकर कुछ छूट भी दी गई है। सरकार के नियमों के मुताबिक भारत में राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए जो भी चंदा प्राप्त होता है उस चंदे के खुलासा करने की जरूरत नहीं है, खुलासा करना अनिवार्य नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लगभग असंभव होता है कि किसी राजनीतिक दल को किसी व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है या फिर किसी राजनीतिक दल को कहां से चंदा प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में इसमें हमें एक पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है। लेकिन सरकार द्वारा जब इस पूरी योजना को लाया गया था तब इस योजना को यही कहते हुए लाया गया था कि इसके माध्यम से भारत में डोनेशन का जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकेगा। लेकिन अभी तक इस पूरे प्रोसेस के लिए ऐसा कुछ कड़ा कदम नहीं उठाया गया कि ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो सके। अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां मौजूद हैं। तो ये तो चुनावी बॉन्ड की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो सामूहिक विनाश के हथियारों से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सरकार द्वारा इस पूरे विषय को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में एक विधेयक को पारित किया गया। ये जो विधेयक था ये मुख्य तौर पर एक संशोधन विधेयक था और इस संशोधन विधेयक के जरिए सरकार द्वारा सामूहिक विनाश के हथियार एवं आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम में संशोधन किया गया। ये पूरा अधिनियम का नाम है और सरकार द्वारा जो विधेयक लाया गया था उस विधेयक के जरिए इस पूरे एक्ट में संशोधन किया गया। अब ये जो पूरा एक्ट है पहले वाला, इस पूरे एक्ट का प्राथमिक उद्देश्य भारत में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना है। यानी इसके निर्माण को, इसके उसको इलीगल तरीके से बनाने का जो काम होता है उस काम को रोकना है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत सरकार द्वारा इस पूरे अधिनियम में संशोधन क्यों किया जा रहा है और क्या संशोधन किया जा रहा है। तो संशोधन किया जा रहा है क्योंकि जो पहले वाला एक्ट था उस एक्ट में केवल सामूहिक हथियारों को शामिल किया गया था, सामूहिक विनाश के हथियारों को ही शामिल किया गया था, उसको ही परिभाषित किया गया था। लेकिन जरूरत यह भी महसूस हुई कि भारत में इन हथियारों के लिए जो फंडिंग जाती है उस फंडिंग पर भी रोक लगाई जाए। तो ऐसे में इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए उनके वित्त पोषण को भी इसके तहत कवर करने की बात की जा रही थी और इसी को लेकर सरकार द्वारा इसके वित्त पोषण पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर सरकार द्वारा एक विधेयक को पेश किया गया है ताकि
इसके फंडिंग को रोकने के लिए हम अपने पूरे एक्ट में संशोधन कर सकें। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ज़्यादा विशेष साबित होने वाली है। इसके अलावा इस संशोधन विधेयक में एक प्रावधान ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है, तो सरकार के पास ये अधिकार होगा कि सरकार उस व्यक्ति की वित्तीय संपत्ति को जब्त कर सकती है, उसके वित्तीय संसाधनों को फ्रीज कर सकती है और उसको अपने अपने कब्जे में भी ले सकती है। तो ये तो पूरे विधेयक की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में सामूहिक विनाश के हथियारों का क्या मतलब है, इन किसके मायनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सामूहिक विनाश के हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें मुख्य तौर पर व्यापक पैमाने पर हत्या करने या फिर व्यापक पैमाने पर विनाश करने की क्षमता मौजूद होती है। कौन कौन से हथियार आते हैं इसमें? तो इसमें हम परमाणु हथियारों को शामिल कर सकते हैं, एटम बम को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। इसके अलावा इसमें जैविक हथियारों को शामिल किया जा सकता है, बायोलॉजिकल वेपन्स की बात की जाती है, जिसमें जो जीवाणु हैं, जो वायरस हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें रासायनिक हथियारों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कई केमिकल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो उन केमिकल्स को मिलाकर जो हथियार बनाए जाते हैं, उन हथियारों को भी इस पूरी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और ये जो शब्द है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या फिर सामूहिक विनाश के हथियार, इस शब्द की उत्पत्ति हमें 1937 के आसपास देखने को मिलती है, जब दुनिया भर में परमाणु हथियारों को निर्माण करने की एक रेस लगी हुई थी। अमेरिका भी परमाणु हथियार का निर्माण कर रहा था, रूस भी कर रहा था, इसके अलावा जर्मनी भी कर रहा था। तो इस तरह की रेस को देखते हुए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो एक शब्द है, इस शब्द का निर्माण किया गया था। इसके अलावा इस पूरे विषय को लेकर दुनिया भर में कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी किए गए हैं, कई इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जिनके माध्यम से इस तरह के हथियारों पर रोक लगाने की कोशिश की जाती है। इसमें पहला कन्वेंशन है 1968 का परमाणु अप्रसार संधि, और ये जो परमाणु अप्रसार संधि है, ये मुख्य तौर पर एटम बम के निर्माण पर रोक लगाती है, परमाणु हथियार के निर्माण पर रोक लगाती है। और भारत ने, सबसे विशेष बात यह है कि भारत ने अभी तक इस पूरी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो कि एक विशेष सवाल हो जाता है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो भारत ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा दूसरी संधि है 1972 की जैविक हथियार सम्मेलन, जिसके माध्यम से दुनिया भर में जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, उनके निर्माण पर रोक लगाई जाती है। इसके अलावा एक संधि है वर्ष 1993 की रासायनिक हथियार सम्मेलन, इसके माध्यम से दुनिया भर में जो केमिकल वेपन्स हैं, उन वेपन्स पर रोक लगाई जाती है। तो भारत ने इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत इनका हिस्सा है, लेकिन भारत ने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये तो बात हुई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की। अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि हाल ही में मणिपुर विधानसभा द्वारा एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर एक विधेयक पारित किया गया। इसके अलावा इस विधेयक में राज्य जनसंख्या आयोग के गठन को लेकर भी बात की गई थी। तो खबर इसी वजह से चर्चा में आई, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस आयोग की और एनआरसी को लागू करने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है मणिपुर में। तो इसकी ज़रूरत की बात करें तो अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो उनसे पता चलेगा कि साल 1971 से लेकर साल 2011 के बीच जो जनगणना हुई, उस जनगणना के दौरान ये पता चला कि भारत में, इसके अलावा मणिपुर में, खासतौर पर मणिपुर में जो लोगों की जनसंख्या थी उसमें बहुत भारी वृद्धि हुई। खासतौर पर उन लोगों की जनसंख्या जो कि माइग्रेट करके आए थे, जो कि दूसरी जगहों से आए थे और जो आदिवासी नहीं थे। इसके अलावा साल 2001 से साल 2011 के आंकड़ों से पता चलता है कि मणिपुर में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या में 251% वृद्धि हुई है, जबकि जो घाटी क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या में 125% वृद्धि हुई है। और इसी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वहाँ के कई सोशल एक्टिविस्ट द्वारा इस तरह की मांग की जा रही थी कि यहाँ पर एनआरसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि बाहरी लोगों की वजह से यहाँ पर एक जनसंख्या असंतुलन देखने को मिल रहा है, एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से लोगों को खतरा, लोगों को डर है कि इसकी वजह से वहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है, उस संस्कृति पर हमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साल 2021 में आपको याद होगा कि म्यांमार में हमें एक कू देखने को मिला था, एक तख्ता पलट देखने को मिला था। और इस तख्ता पलट की वजह से वहाँ की सेना द्वारा जो आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर लोगों के साथ बहुत सारा
उत्पीड़न किया जा रहा है, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है और इसी वजह से जो म्यांमार के कई लोग हैं वो भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर पर मणिपुर में प्रवेश कर रहे हैं और मणिपुर में हमें एक जनसंख्या असंतुलन देखने को मिल रहा है। तो ये तो हालिया खबर की बात हुई। अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की भी बात कर लेते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करें तो ये नागरिकों का एक रजिस्टर होता है जिसे मुख्य तौर पर उनकी जानकारी को एकत्र करने के लिए तैयार किया जाता है। इस पूरे रजिस्टर में प्राथमिक तौर पर नागरिकों का विवरण शामिल होता है। इसके अलावा इस रजिस्टर में उनके परिवारजनों का विवरण होता है और साथ ही परिवारजनों की संख्या और उनका नाम भी शामिल होता है। भारत में जो पहली एनआरसी तैयार की गई थी वो मुख्य तौर पर 1951 की जनगणना के बाद तैयार की गई थी और भारत में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इस एनआरसी को अपडेट किया गया है। तो भारत में देश भर में हालांकि इस एनआरसी को अपडेट करने की योजना बन रही है, लेकिन अभी तक ये एनआरसी देश भर में अपडेट नहीं हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई थी? तो इसका उद्देश्य है कि भारत में जो अवैध तौर पर अप्रवासी रह रहे हैं उन लोगों को भारत के वैध निवासियों से अलग करना है, दोनों के बीच एक डिस्टिंक्शन करना है ताकि भारत के जो लोग हैं उन लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा इस एनआरसी को तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त को दी जाती है, जो कि एनआरसी को करने के लिए, उसका रजिस्टर तैयार करने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। ये पूरा जो ऑफिस है, ये पूरा ऑफिस एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। तो ये तो एनआरसी की बात हुई, पूरे आयोग की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो हमारी है वो घरेलू कार्बन क्रेडिट बाजार को लेकर है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सरकार द्वारा लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया और लोकसभा में ये विधेयक पारित भी हो गया। इस पूरे विधेयक के माध्यम से भारत में घरेलू कार्बन क्रेडिट बाजार को गठित करने की बात की जा रही है। हालांकि इस विधेयक में और भी तरह के प्रावधान हैं, लेकिन ये वाला जो प्रावधान है ये सबसे ज्यादा विशेष है और हम इस वीडियो में इसी प्रावधान को, जो घरेलू कार्बन क्रेडिट बाजार है, उसी बाजार को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बाजार में होगा क्या। तो इस बाजार को समझने के लिए हमारे लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम भारत में कार्बन क्रेडिट को समझ लें। तो कार्बन क्रेडिट जो है वो ये दर्शाता है कि कोई देश या फिर कोई उद्योग कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकता है या फिर जीएचजी यूज कर सकता है, यानी ग्रीन हाउस गैस कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब होता है कार्बन क्रेडिट। अब जब एक कार्बन क्रेडिट है, जो एक कार्बन क्रेडिट की बात होती है, उसका मतलब होता है 1 टन कार्बन या फिर 1 टन जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैस। आपको याद होगा कि साल 2015 में दुनिया भर के जो नेता थे, दुनिया भर के जो विशेषज्ञ थे वो एकत्र हुए थे और उनके इस सम्मेलन के जरिए पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये जो समझौता है, ये समझौता तय करता है कि कोई भी देश या फिर कोई भी उद्योग उतना ही कार्बन या फिर जीएचजी इस्तेमाल कर सकता है जितना कि उसके पास क्रेडिट मौजूद है। जितना ज्यादा क्रेडिट है उतना ज्यादा कार्बन इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। तो ऐसे में ये प्रावधान बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है और इसी प्रावधान को भारत में सही ढंग से लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कार्बन क्रेडिट बाजार की स्थापना करने की बात की जा रही है, जिस बाजार में मुख्य तौर पर कार्बन क्रेडिट्स की खरीद और बिक्री की जा सकेगी, यानी कार्बन ट्रेडिंग की जा सकेगी। होगा कैसे? तो इस पूरी व्यवस्था के जरिए, इस पूरी व्यवस्था में मुख्य तौर पर वे उद्योग अपना कार्बन बेच सकेंगे जिनके पास ज्यादा कार्बन क्रेडिट मौजूद है, जिनके पास अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट मौजूद है, और वे उद्योग कार्बन क्रेडिट को खरीद सकेंगे जिन्होंने पहले ही अपनी कार्बन की लिमिट को पूरा कर लिया है। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं और दोनों के पास 10-10 कार्बन क्रेडिट मौजूद थे, लेकिन पहले दोस्त ने अपने कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल कर लिया, सारे कार्बन का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन दूसरे दोस्त के पास 2 कार्बन क्रेडिट मौजूद है और पहले वाले दोस्त को 2 ही क्रेडिट्स की जरूरत है। तो ऐसे में पहले वाला दोस्त दूसरे वाले दोस्त के पास जाएगा और उससे कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा और इसी पूरे प्रोसेस को हम कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। इसके माध्यम से मुख्य तौर पर हमारे पर्यावरण में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाती है, मुख्य तौर पर विकास के बीच में और पर्यावरण के बीच में, दोनों के बीच में एक जो बैलेंस है वो बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है इस पूरी व्यवस्था के जरिए। तो ये तो कार्बन क्रेडिट की बात हुई।
आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की बात करते हैं, यानी सीसीपीए की बात करते हैं। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि सीसीपीए द्वारा बीते दिनों फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों पर खराब गुणवत्ता वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए जुर्माना लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? तो ये जुर्माना लगा था क्योंकि साल 2020 में भारत सरकार द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 16(1) का इस्तेमाल करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया था, एक ऑर्डर दिया गया था। इस ऑर्डर का नाम था घरेलू प्रेशर कुकर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। इस पूरे आदेश के जरिए भारत सरकार ने ये कहा था कि भारत में 1 फरवरी 2021 से जो भी तमाम प्रेशर कुकर्स का निर्माण होता है, वो प्रेशर कुकर अनिवार्य प्रमाणीकरण के दायरे में आएंगे, यानी उनके लिए प्रमाण लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ऐसे में इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में ग्राहकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना था। ये तय किया गया था इस पूरे आदेश में कि भारत में जो भी प्रेशर कुकर बनेंगे, उनके लिए IS 2347 2017 मानकों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा, अनिवार्य होगा। अब ये जो मानक है, ये मानक भारत में खासतौर पर प्रेशर कुकर के लिए विकसित किए गए हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं, इसका नाम है IS 2347 2017। तो ये जो मानक है, ये प्रेशर कुकर के लिए डेवलप किए गए हैं और इसमें मुख्य तौर पर 1 से 22 लीटर के जो प्रेशर कुकर होते हैं, उनको कवर किया जाता है। भारत में इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा था कि कुकर निर्माताओं द्वारा खराब क्वालिटी के कुकर का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी वजह से ग्राहकों को नुकसान हो रहा था। कई बार घटनाएं भी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा यह आदेश लाया गया और इसी आदेश का पालन न करने पर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर जुर्माना लगाया गया था। तो ये तो आदेश की बात हुई। अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण को भारत सरकार द्वारा 2019 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम के जरिए गठित किया गया था और ये केंद्रीय नियामक संस्था है, यानी इसका प्राथमिक कार्य भारत में नियमों को लागू करना है और इस पूरी संस्था के जरिए भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। कंज्यूमर्स के जो राइट्स हैं, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा ये जो पूरा विभाग है, जो पूरा प्राधिकरण है, ये भारत में उपभोक्ता मामलों के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो ये भी सवाल बहुत ज़्यादा विशेष है। तो ये तो बात हुई भारत में पूरे प्राधिकरण की। अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 के मसौदे से जुड़ी हुई है। ये जो मसौदा है, ये भारत सरकार द्वारा पेश किया गया है और इस मसौदे का प्राथमिक उद्देश्य भारत में भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 में कुछ संशोधन करना है। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो पूरा विधेयक है, ये जो पूरा अधिनियम है, ये तकरीबन 110 साल पुराना है और इस पूरे अधिनियम के जरिए जो सरकार विधेयक लेके आई है, उस विधेयक के जरिए इस पूरे अधिनियम को मौजूदा समय के अनुरूप बनाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो बंदरगाह संरचना है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो ऐसे में इस विधेयक में, इस अधिनियम में भी संशोधन करने की ज़रूरत है। इस पूरे संशोधन विधेयक के जरिए भारत में बंदरगाहों में व्यापार में लगने वाले समय को कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। अब प्रावधान क्या किया गया है, उन प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहले इस पूरे विधेयक के जरिए भारत में बंदरगाहों से जुड़े जो कानून है, उन कानूनों को समेकित करने, उनको कंसोलिडेट करने, एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप बनाने की भी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इस पूरे विधेयक के जरिए एक राज्य समुद्री बोर्ड गठन करने की भी बात की जा रही है। ये जो बोर्ड होगा, इस बोर्ड का प्राथमिक कार्य भारत के गैर प्रमुख बंदरगाहों, गैर प्रमुख नॉन मेजर बंदरगाह क्या होते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस बोर्ड का प्राथमिक कार्य भारत के गैर प्रमुख बंदरगाहों का प्रभावी प्रशासन करना है और उसका नियंत्रण करना है, उसको मैनेज करना है। तो ये तो एक बोर्ड का गठन होगा। इसके अलावा इस विधेयक के जरिए सरकार एक न्यायिक तंत्र का भी गठन करेगी। एक जुडिशरी मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिस मैकेनिज्म के जरिए भारत में बंदरगाहों से जुड़े जो तमाम विवाद हैं, उन विवादों को निपटाने की कोशिश की जाएगी, ताकि भारत में जो बंदरगाह हैं, उनका क्रमिक विकास, एक ऑर्डरली तरीके से उनका डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरह से इस पूरे विधेयक के जरिए, इस पूरे बिल के जरिए सरकार भारत में बंदरगाहों और समुद्र तट के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। तो ये तो प्रावधानों की बात हुई।
इसके अलावा भारत में बंदरगाहों का नियंत्रण किस तरह से होता है, उसकी बात करें तो भारत के बंदरगाहों को मुख्यतः दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर आते हैं प्रमुख बंदरगाह और दूसरे नंबर पर आते हैं गैर प्रमुख बंदरगाह। अब भारत में मुख्य तौर पर जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी संख्या 12 है, यानी भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। और ये जो मेजर पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स को मुख्य तौर पर मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट अधिनियम 1963 के जरिए प्रशासित किया जाता है। और इनके प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास मौजूद है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन 12 प्रमुख पोर्ट्स का नियंत्रण करती है। इसके बाद बारी आती है नॉन मेजर पोर्ट्स की, यानी गैर प्रमुख बंदरगाहों की। तो ये जो गैर प्रमुख बंदरगाह हैं, इन्हें भारत में भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के जरिए प्रशासित किया जाता है। और इनके नियंत्रण की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार को दी गई है। तो ये तो बात हुई कि भारत में किस तरह से हमारे जो बंदरगाह हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो नेशनल बिल्डिंग कोड को लेकर है। अब ये खबर आपको याद होगी क्योंकि आपने सुना होगा कि बीते दिनों नोएडा में ट्विन टावर बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था, बिल्डिंग को गिराया गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ये जो बिल्डिंग है पूरी, ये बिल्डिंग जो हमारे कोड है, कौन से कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, इन कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। कौन से प्रावधान का उल्लंघन हो रहा था? तो उल्लंघन ये हो रहा था कि नियमों के मुताबिक भारत में दो आवासीय टावर्स के बीच की जो दूरी है वो तकरीबन 16 मीटर होनी चाहिए। लेकिन जो ट्विन टावर्स थे नोएडा वाले, उन टावर्स के बीच की दूरी केवल 9 मीटर थी। इसके अलावा इन टावर्स में ग्रीन एरिया, यानी जैसे पार्क वाला एरिया हो गया, इस तरह के जो दूसरे एरियाज होते हैं, उन एरियाज से जुड़े जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर अग्नि सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया था। और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था और बाद में इस बिल्डिंग को गिरा भी दिया गया था। अब आगे बढ़ें और नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कोड है, ये पूरा कोड मुख्य तौर पर भारत में इमारतों के ढांचे के निर्माण से जुड़े निर्देशों का एक दस्तावेज है। यानी इसमें ऐसे निर्देश, ऐसे इंस्ट्रक्शन शामिल किए गए हैं जो कि मुख्य तौर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसमें ये बताया गया है कि किसी बिल्डिंग का निर्माण करते समय किस तरह के मानकों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमने पहले भी देखा कि यहाँ पर 16 मीटर की बात की गई थी, तो इसी तरह के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। अब इस पूरे कोड में बहुत सारी बिल्डिंग्स को शामिल किया गया है, जैसे रिहायशी बिल्डिंग्स को जिसमें लोग रहते हैं। इसके अलावा व्यापारिक बिल्डिंग, संस्थागत, शैक्षिक बिल्डिंग, वाणिज्यिक बिल्डिंग, असेंबली, स्टोरेज, इस तरह के बहुत सारी बिल्डिंग्स को इस पूरे कोड के तहत कवर किया गया है। और इस पूरे कोड का प्राथमिक उद्देश्य भारत में इमारत और उस इमारत में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, उनको उनका जीवन और ज़्यादा बेहतर हो सके। इस कोड को पहली बार साल 1970 में लागू किया गया था और इसके बाद इसे कई बार संशोधित किया गया। जैसे 1983 में संशोधन हुआ, 1987 में, 1997 में, साल 2005 में संशोधन किया गया और जो अंतिम संशोधन था इस पूरे कोड में वो साल 2015 में किया गया था। तो ये तो पूरे कोड की बात हुई। अब जाहिर तौर पर आप इस पूरे कोड से जुड़े बहुत सारे प्रावधानों को बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 की। इस पूरे संशोधन विधेयक को केरल विधानसभा में पारित कर दिया गया है। संशोधन विधेयक बहुत ज़्यादा विवादित रहा। क्यों रहा, वो इसके प्रावधानों से स्पष्ट होता है। इस पूरे संशोधन विधेयक में ये प्रावधान किया गया था कि सरकार को ये शक्ति दी जाएगी कि सरकार लोकायुक्त के फैसले को स्वीकार कर सकती है या फिर अस्वीकार कर सकती है। तो ऐसे में जो लोकायुक्त का संस्थान है, जो कि अभी तक एक अर्ध न्यायिक संस्थान था, वो अपनी शक्तियों को खो देगा और उसके पास किसी भी तरह की शक्ति नहीं बचेगी। वो एक शक्तिहीन निकाय बन जाएगा और सरकार के लिए आदेश को बाध्यकारी नहीं बनाया जाएगा। यानी सरकार लोकायुक्त के आदेश को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। सरकार आदेश को मान भी सकती है और सरकार आदेश को मानने से इनकार भी कर सकती है। और इसी तमाम पहलू को लेकर केरल सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही थी। तो ये तो प्रावधान की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और लोकपाल और लोकायुक्त से जुड़े प्रावधानों को भी समझ लेते हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्त का जो कार्यालय है उसको मुख्य तौर पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के जरिए गठित किया गया था।
जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत में केंद्रीय स्तर पर या फिर संघ के स्तर पर एक लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी, एक लोकपाल का कार्यालय गठित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के स्तर पर एक लोकायुक्त का कार्यालय बनाया जाएगा, इसको गठित किया जाएगा। तो इनकी संरचना बनाई गई थी। इसके अलावा ये कोई एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संविधान में इसका जिक्र नहीं है, बल्कि ये जो है वो एक वैधानिक निकाय है। यानी इस पूरे कार्यालय को सरकार के एक अधिनियम के जरिए गठित किया गया है, इसी वजह से ये एक वैधानिक निकाय हो जाता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके अलावा इन दोनों कार्यालयों का प्राथमिक कार्य भारत में जो भी लोग सार्वजनिक पदों पर मौजूद हैं, जो भी लोग सरकारी पदों पर मौजूद हैं, उन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना और उन पर केस तैयार करना है। अब और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले लोकपाल की बात करते हैं। तो लोकपाल का जो कार्यालय है उसमें एक अध्यक्ष मौजूद होता है, एक हेड मौजूद होता है जिसे हम लोकपाल ही कहते हैं। तो ये जो लोकपाल है ये हमारा सीजीआई हो सकता है, पूर्व चीफ जस्टिस हो सकते हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो सकता है, या फिर पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, या फिर कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो सकता है। तो इन 3 लोगों को लोकपाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा लोकपाल के कार्यालय में कुछ अन्य सदस्य भी मौजूद होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें भी प्रावधान ये है कि 50% की न्यायिक पृष्ठभूमि ज़रूरी है, यानी 50% जो सदस्य हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड से आने चाहिए, वकील होने चाहिए, इसके अलावा न्यायाधीश हो सकते हैं। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि 50% का अल्पसंख्यक भी होना चाहिए, यानी 50% जो लोग हैं वो एससी कम्युनिटी से हों, एसटी कम्युनिटी से हों, ओबीसी कम्युनिटी से हों, तो ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें एक प्रावधान, इसको जो गठित किया गया था, लोकपाल का जो कार्यालय गठित हुआ था वो सबसे पहले मार्च 2019 में हुआ था, और पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो ये तो लोकपाल की बात हुई। इसके क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री शामिल है, कोई केंद्रीय मंत्री शामिल है, संसद के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के तहत जो ए कैटेगरी, बी, सी या फिर डी कैटेगरी के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो भी इस पूरी कैटेगरी में इसके क्षेत्राधिकार में शामिल किए जाते हैं। अब लोकायुक्त की बात करते हैं। तो हमने बात की थी कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की जो धारा है 63, यानी जो सेक्शन 63 है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत के हर एक राज्य में लोकायुक्त का गठन किया जाएगा, और इसकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति मुख्य तौर पर राज्य सरकार के कानून के जरिए होगी। यानी राज्य सरकार इस पूरे विषय को लेकर एक कानून पारित करेगा और उस कानून के जरिए लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। और इसका प्राथमिक कार्य जो राज्यों के तमाम सार्वजनिक पदों पर मौजूद लोग हैं, यानी राज्य सरकार के तहत जो लोग सरकारी पदों पर मौजूद हैं, उन लोगों के खिलाफ किसी भी तरह के आरोप की जांच करना होगा। तो ये तो लोकायुक्त की बात हुई। इसके अलावा और कुछ प्रावधानों की बात करें तो लोकपाल का सिलेक्शन किस तरह से होता है उसको जान लेना भी ज़रूरी है। तो लोकपाल का जो सिलेक्शन है ये एक सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए किया जाता है, एक स्पेशल कमेटी के ज़रिए किया जाता है। और ये स्पेशल कमेटी मुख्य तौर पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देती है, और उसी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति करता है। इस समिति में कौन कौन होता है? तो इस समिति में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं जो कि उसके चेयरपर्सन होते हैं। इस समिति में लोकसभा के स्पीकर होते हैं, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता, इसके अलावा भारत के सीजीआई या फिर वो किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं, और साथ ही भारत के एमिनेंट जूरिस्ट भी इस पूरी जो समिति है उस समिति में शामिल होते हैं। तो ये लोग इस समिति में शामिल होते हैं, और ये लोग लोकपाल के लिए जो तमाम उम्मीदवार मौजूद हैं उनके नाम पर विचार करते हैं और उनके नाम की सिफारिश करते हैं। इसके अलावा ये जो लोकपाल है इसके लिए ज़रूरी है कि ये 60 दिनों के भीतर किसी भी कंप्लेंट की इंक्वायरी करे, और 120 दिन जो हैं वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए जा सकते हैं, और ये 120 दिनों के पीरियड को आगे चलकर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि सीबीआई लोकपाल से संबंध में एक रिक्वेस्ट करे, एक रिटन रिक्वेस्ट दे, एक लिखित आग्रह करे, और इसके बाद लोकपाल इसके लिए अनुमति देता है। तो ये तो लोकपाल और लोकायुक्त की बात हुई। अब अंत में 7वीं अनुसूची में सुधार को लेकर बात करते हैं। ये खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि अगस्त 2022 में कई जानकारों द्वारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सुधार करने के लिए कई आवाज़ें उठाई गई। क्यों उठाई गई उस पर अलग बात है, वो राजनीतिक मसला था,
लेकिन हमारे लिए 7वीं अनुसूची जरूरी हो जाती है। क्या कहा गया है 7वीं अनुसूची में? उसकी बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 246 है वो मुख्य तौर पर 7वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे अनुच्छेद में और 7वीं अनुसूची में मुख्यतः संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, यानी पावर्स के डिवीजन की बात की गई है। इस पूरे अधिनियम में अनुच्छेद 246 में इस पूरे अनुसूची में मुख्य तौर पर राज्य और जो केंद्र सरकार है उसके उत्तरदायित्वों को, उसके अधिकारों को 3 सूचियों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहली सूची है संघ सूची, या दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें से ये जो संघ सूची है, इस संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उन विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा इस संबंध में अनुच्छेद 248 भी बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि इस पूरे अनुच्छेद में जो अवशिष्ट पावर है, जो रेजिडरी पावर है, वो पावर्स केंद्र सरकार को दी गई हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जिन विषयों का, जिन पूरे टॉपिक्स का उल्लेख इन सूचियों में नहीं किया गया है, उन पूरे विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारी केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो ये तो इस सूची की बात हुई। इसके अलावा इस पूरे विषय पर और विस्तार से बात करें तो लिस्ट जो 1 है वो यूनियन लिस्ट है, यानी संघ सूची है। ये जो संघ सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को प्राप्त होता है। इसमें कौन कौन से विषय हैं? तो इसमें मुख्य तौर पर डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवेज है, बैंकिंग है, इस तरह के बहुत सारे विषय शामिल हैं। वर्तमान समय में इस पूरी सूची में तकरीबन 100 आइटम्स मौजूद हैं, 100 विषय मौजूद हैं, जबकि इस तरह की सूची जब बनाई गई थी तब संविधान में इस सूची में केवल 97 विषय शामिल थे, यानी 3 विषयों की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सूची की बात करें तो इसे लिस्ट 2 कहा जाता है। इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है वो मुख्य तौर पर राज्य लेजिस्लेटर को प्राप्त होता है, यानी राज्य सरकार को प्राप्त होता है। इसमें विषयों की बात करें तो इसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, इसके अलावा बेटिंग और गैम्बलिंग, इस तरह के विषय शामिल होते हैं। और जब संविधान बनाया गया था तब इस सूची में तकरीबन 66 विषय शामिल थे और वर्तमान में सूची में 61 विषय शामिल हैं। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस पूरे मामले में मुख्य तौर पर एजुकेशन है, फैमिली प्लानिंग है, क्रिमिनल लॉ है, वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, इस तरह के विषय शामिल किए गए हैं। और जब संविधान बना था तब इस सूची में 47 विषय शामिल थे और वर्तमान समय में इसमें 52 विषय शामिल हैं। तो ये तो आज की हमारी खबरों की बात हुई। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन खबरों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।